एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस की जगह में। अब हम बोलेंगे आरएनए। ठीक है, डीएनए की जगह होगा ये आरएनए। आरएनए का मतलब होता है रियल न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि अब ये डेली तो आ नहीं पा रहा है ना। डेली इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स 360 सीरीज़ कर रहे हैं। तो जो भी लोग इस न्यूज़ वाली सीरीज़ से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर 360 सीरीज़ को भी देखें, प्रीलिम्स 360 सीरीज़ को देखें। वो बड़ी ही अल्टीमेट सीरीज़ है आपके पेपर के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। वहाँ पर एक एक जो टॉपिक होता है उसको बड़े डिटेल और इन डेप्थ नॉलेज के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ठीक है, तो जो ये डेली न्यूज़ एनालिसिस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये अब आरएनए है, रियल न्यूज़ एनालिसिस हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे आज, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रीलिम्स के लिए तो सारी न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है, पर साथ में मेंस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज से हम एक नया चीज़ शुरू करेंगे कि आज से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जो मेंस के, उनको भी हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे कि कैसे हम संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इन न्यूज़ों की मदद से। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आरएनए, रियल न्यूज़ एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे आप इन न्यूज़ों के बेस पे आप अपने क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली न्यूज़ है हमारे पास है वो है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये उपनल से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी क्या है, न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर प्रीलिम्स से कि आपको बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट डेटा मिलेंगे जो आपके पेपर्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, चाहे वो आर्टिकल 16 हो गया, 15 हो गया और या 14 हो गया, वो कैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे इस न्यूज़ से, हम इसको भी जानेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में जो मेंस का क्वेश्चन आया है उपनल से रिलेटेड, हम उसको भी इस न्यूज़ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे एक इंटरलिंक क्वालिटी डेवलप करके आप आंसर लिख सकते हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके प्रीलिम्स के लिए, ये एक न्यूज़ 100% आपके पास आने वाली है, प्रीलिम्स के पेपर में आ सकती है और मेंस में भी आना इसका तय है, लगभग तय है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, किसके स्थान पर, तो मदरसा बोर्ड के स्थान पर। मदरसा बोर्ड को अब क्या कर दिया गया है, खत्म करने की बात करी गई थी और वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हम राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के बारे में भी बड़ी डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, मदरसा बोर्ड का संबंध सीधे सीधे मुस्लिम धर्म से संबंधित था, लेकिन अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की आने की वजह से यहाँ पर सारे ही अल्पसंख्यक, जैसे बौद्ध धर्म के लोग हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम हो गए। ठीक है, तो जो भी अल्पसंख्यक क्या थे, कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए ये क्या बनाया गया है, स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए और एज वेल एज मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो तीसरी न्यूज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ क्या हुआ है, पर्यटकों की वृद्धि हुई है। शीतकालीन पर्यटक की बात करें, चाहे आप सीजनल पर्यटक की बात करें, यहाँ पर आपको नई नई टर्मिनोलॉजी मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस और प्री के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, फिर एक दुखद न्यूज़ है कि जो ह्यू गेजनर थे उनको क्या मिला था, इससे पहले जो अभी पद्मश्री अवार्ड मिले, इससे पिछले साल का पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था। तो इनके बारे में भी बड़ी डिटेल से जानकारी देखेंगे। इनसे संबंधित कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स में आ सकती हैं। ठीक है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, इसको देखेंगे। और ये मेंस में कैसे इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपके जीएस पेपर 5 में एक पर्सनैलिटी से बेस एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनके एस्पेक्ट्स में भी आपके पास एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, 50 शब्दों का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप 50 शब्दों में इसका आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके प्री और एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो छठवीं न्यूज़ है वो है कि ऋषिकेश में 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनने जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप अगर कहीं पर भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको केवल इतना पढ़ा के ही छोड़ दिया जाएगा कि ऋषिकेश में देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनने जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको सीधे सीधे मेंस से रिलेटेड करेंगे, और मेंस से भी कैसे रिलेटेड करेंगे कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कैसे
ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, आपको पता होगा ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे, जरा जिन्हें पता है वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और जिन्हें नहीं पता है वो गूगल करें या कुछ भी करें, लेकिन ब्लू इकोनॉमी के बारे में मुझे सारी डिटेल कहाँ पर छाप दें, अपने कमेंट सेक्शन में छाप दें, ठीक है। और मैं एक चीज़ देख पा रहा था कि कल कुछ लोगों ने बहुत कम आंसर दे, मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ऐसा मत करो। अगर आप किसी मतलब आज अगर आप मेरी किसी भी वीडियो को 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप 1 घंटा दे रहे हो इस वीडियो को, तो आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलो, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछ रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। अगर एक गलती, मतलब कहते हैं ना कि आपकी एक गलती आपके कई क्वेश्चन गलत करा सकती है, मतलब मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन मैं बीच में पूछ देता हूं आपको, और आप अगर इस चीज़ में आलस कर देते हैं कि कहाँ कौन ढूंढे इसको, या मैं ही खुद आपके लिए ढूंढ के ले आऊँ, देखो स्पून फीडिंग तो मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है। जब हम भी पढ़ते थे हमारे टीचर भी हमसे यही कहते थे कि स्पून फीडिंग एक स्लो पॉइजन है, ठीक है, वो स्लो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि कई लोग इसको अलर्ट बेस पे नहीं देखते होंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कई लोग अभी भी इसको लेट के देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। क्योंकि अब देखना धीरे धीरे क्या हो रही है, सीट्स कम होती जा रही हैं, ठीक है। जो सीट्स पहले 150 आती थी अब वो 70, 80, 90 के आसपास आ जाएंगी। उसके बाद उसमें एक रिजर्वेशन वाला क्या है मुद्दा है, ठीक है। तो फिर और सीटें कम हो जाती हैं, ठीक है। मैं केवल जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी कैटेगरियों के लिए बोल रहा हूं कि भैया आपके पास इस बार गला काट, इस बार क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल अलर्ट मोड में पढ़ो। आप अगर किसी की वीडियो को, मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप 1 घंटा किसी की भी वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल अलर्ट मोड तरीके से आप उसको देखो, ठीक है। और जो बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद वो भी पूछते होंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा पूछता हूँ, ठीक है। तो उनको भी उनका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा, बाद में आपको ये बहुत फायदा देके जाएगा, ठीक। और जो नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन में जो दो दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आपके मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्या करते हैं जीएस पेपर 2 में इंटरनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो कैसे दो देशों का क्या होता है, बाइलेटरल ट्रेड होता है, बाइलेटरल ट्रेड होता है वहाँ पर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पेपर के लिए, ठीक है। आयोग में हम क्या पढ़ेंगे, आयोग में पढ़ेंगे हम एनएचआरसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या करा था, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग को खत्म कर दिया है, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनएचआरसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू देखना, आप किसी भी पेपर में पीवाईक्यू देखना, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। मेरे को अच्छे से याद है एक बार जो क्या होता है अपना असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, वहाँ पर एक सीधे सीधे क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस पे वहाँ पर से क्वेश्चन आया था। तो मैंने कल मैं उसी को सॉल्व कर रहा था, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बनाना होता है, तो मैं उसी को सॉल्व कर रहा था। तो मुझे वहाँ पर दिखा एनएचआरसी के बारे में, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपके लिए हूबहू कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ पीछे, आप उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर दिया था जो लास्ट डीएनए हुआ था, ठीक है। मैंने चाहे उड़ान योजना के बारे में पूछा हो, देखो उड़ान योजना कब आई थी, 2016 में आई थी, ठीक है, पर मैंने डेट भी पूछी थी, ठीक है। तो एक जो ये पॉजिटिव वाई, पता नहीं इनका नाम क्या है, पढ़ा नहीं जा रहा है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने बताया था कि अक्टूबर 21, 2016 को क्या हुई थी शुरू, अपनी उड़ान योजना शुरू हुई थी। तो देखो कितना अच्छा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि ग्लोबल वार्मिंग में कितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मैंने अब बोला था कि 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने उसका भी आंसर दिया है। मैंने अम्ब्रेला स्कीम के बारे में पूछा था, लोगों ने अम्ब्रेला स्कीम के बारे में भी बताया है, ठीक है। मैंने सनराइज सेक्टर पूछा था, मैंने बोला था कि कोई क्या करना कि सनराइज सेक्टर के बारे में पढ़ के आना। तो सनराइज सेक्टर क्या, वो किन्हें कहते हैं, उभरते हुए उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं, सनराइज सेक्टर कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने कुछ लोगों को, मतलब मैंने यहीं पे पूछा था कि उत्तराखंड में मिलने वाली 5 जो मछली की प्रजातियां उसके बारे में बताओ, तो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मैंने लखपति दीदी पूछा था कि किनको अभी 2026 में यहाँ पर बुलाया गया था, कौन सी लखपति दीदी थी, तो संतोषी सोलंकी थी। देखो ये आपके ही बीच में से निकले हुए कुछ क्या है एस्पिरेंट्स हैं, ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जब ये लोग ढूंढ सकते हैं तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब मुद्दा यही है कि जब ये लोग ढूंढ सकते हैं
हैं तो आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, और अगर आप नहीं ढूंढ रहे तो फिर आप इनसे ही पीछे हो जाएंगे, अल्टीमेटली यही है। और मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कितने ही एस्पिरेंट होंगे जो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएट को क्या करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ सिंपल से बोल देता हूँ, कौवे वाली वो कहानी याद रखना कि एक एक कंकड़, ठीक है, एक एक कंकड़ क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। वो आपको आपके सिलेक्शन के नज़दीक, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक लेके चले जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप मुझसे कहां पर जुड़ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टारगेट यूकेपीएससी को सर्च करें, वहां पे आपको ये आइकन मिलेगा जो आपका अपना आइकन है ही, या आप इस बार कोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और सीधे ही टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने इन्फोग्राफी शुरू कर दी है, ठीक है, इन्फोग्राफी हम शुरू कर दी है हमने। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप मुझे जो भी मैं जैसे आज भी मैंने मेन्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्ट क्या भेज सकते हैं, आप अपना मेन्स का आंसर राइटिंग भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इनिशिएट है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो कृपया इसकी वैल्यू करें, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन इस चैनल पे 1000 लोग जुड़ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन से हम CSET क्या कर लेंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इसको शेयर करें, ठीक। आपको पढ़ाने का तरीका मुझे जहाँ तक उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा ही लग रहा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि CSET भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था परसों कि कावेरी नदी तंत्र के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कावेरी नदी तंत्र जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले ट्रिब्यूटरी कौन आती है, तो हेमावती आती है, ठीक है। फिर है सिमसा, फिर है अर्कावती, फिर है तुरुरा मुंडई, ठीक है, फिर है तुरुरा मुंडई, और फिर है नोयल, ठीक। तो ये क्या है, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी, हेमावती है, सिमसा है, अर्कावती है, तुरुरा मुंडई है और नोयल है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर PYQ को एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कावेरी की कौन सी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो काबनी से आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, मुझे अच्छे से याद है। 2024 का आप क्या देखना, PYQ देखना, 2024 का जो PCS का एग्जाम है उसका आप PYQ देखना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि काबिनी किसकी सहायक नदी है, काबिनी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो अब अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है, तो लक्ष्मण तीर्थ आती है, ठीक है। फिर दूसरी है काबिनी है, दूसरी कौन है, काबिनी है। फिर है तीसरी सुवर्णावती है, चौथी है भवानी, पांचवी नोयल। देखो नोयल दोनों तरफ से आती है, मतलब एक नोयल अलग है, एक नोयल अलग है। तो नोयल क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इस बात को ध्यान रखना। और अमरावती, ठीक है, लास्ट में है अमरावती। तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से अपनी कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, हेमवती है, सिमसा है, अर्कावती है, तुरुरा मुंडई है और नोयल है, ठीक है। ये इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुवर्णावती, भवानी, नोयल और अमरावती क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब आप जिस नदी को आपको मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताना है वो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको मुझे सब कुछ कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और धीरे धीरे देखो हमने बहुत सारी नदियों को यहाँ पर कवर कर लिया है। जिन भी लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, एटलीस्ट इस वाले पार्ट को तो जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नदी तंत्र। और हम धीरे धीरे क्या करेंगे, नदी तंत्र को इसी सीरीज में क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो अब आपको मुझे कौन सी नदी तंत्र के बारे में बताना है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताना है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र का पूरा पोस्टमार्टम करना है, कहाँ से निकलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर है तो कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो अगर कौन सी है, ठीक है, कौन से सागर में ये गिरती है, इसकी क्या विशेषता है, ये आपको मुझे सब कहाँ पर बतानी है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आज कोई ऐसा कोई वन लाइनर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने देखा था बजट, और बजट को किसके रिस्पेक्ट में देखा था, उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में देखा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के लिए किए गए प्रावधानों पर विचार करें। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला स्टेटमेंट क्या था, तो पहला स्टेटमेंट था 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को के तहत केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.141% कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था कि राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगर निकाय हो गया, पंचायती हो गया, के अनुदान में 80% की कटौती की गई है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा है राज्य में आपदा प्रबंधन अनुदान में पिछले आयोग की तुलना में 224 करोड़ रुपए की कमी की गई है।
चाहिए, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो ट्रैकिंग को उद्योग का दर्जा देने और माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, 1, 3 और 5 इसके ऑप्शन सही है, तो इसका क्या है, बी बॉल ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने भी ये बजट नहीं देखा है, केंद्रीय बजट, देखो एक तो केंद्रीय बजट आपको पढ़ना ही था, मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था कि आपको केंद्रीय बजट देखना ही देखना है, लेकिन केंद्रीय बजट उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है, जो 2 फरवरी का जो लेक्चर है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी 3 फरवरी का है आई थिंक। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संदर्भ में झोड़ा और चांचरी के बीच में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो उसमें मुख्य अंतर क्या है कि चांचरी मुख्य रूप से धार्मिक मेलों और स्तुति से जुड़ी हुई है, जबकि झोड़ा सामाजिक और मनोरंजन विषयों पर क्या है, केंद्रित है। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन सही था। हमने इसमें देखा कि झोड़ा चांचरी का संबंध कैसे है, इसमें हमने गढ़वाल के नृत्य के साथ भी क्या करा था, अपना रिलेट करा था इसको। अब आप मुझे बता दो कि झोड़ा और जो चांचरी है गढ़वाल में कौन सा इसके ही जैसा कौन सा है, डांस फॉर्म है, ये कौन सी आर्ट फॉर्म नहीं, सॉरी डांस फॉर्म है। ठीक है, आपको मुझे वो कहां पर करना है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अलर्ट तरीके से इसको देखते हैं। ठीक, फिर जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को किस श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनकी कौन सी श्रेणी में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो ऑडियो बुक और नरेशन के संबंध में इनको क्या दिया गया, ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कल मुझे किसी एस्पिरेंट ने बोला कि सोनम वांगचुक जी को रिस्पेक्ट वे में बोलें। ठीक है, मैं उनसे पूर्ण तरीके से एग्री करता हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हमेशा रिस्पेक्टिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको समझाने के वजह से ये चीज़ ध्यान से निकल जाती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको भी थोड़ा मेरे प्रति मतलब मेरी भावनाओं के प्रति भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको पढ़ा रहा है और लगातार वो आपके लिए इंटरलिंकिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका संबंध तो कहीं डायरेक्टली था नहीं, उनका संबंध इनडायरेक्टली आया था। और वो इनडायरेक्टली कहाँ पर आया था, उनका संबंध आया था यहीं पे अपना 5th शेड्यूल है। जब मैं आपको 5th शेड्यूल के बारे में कल के प्रीलिम्स 360 में पढ़ा रहा था तब ये आया था। लेकिन मतलब मैं उनको ये बताना चाहूँगा या आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम हमको हमेशा ही कैसा लेना चाहिए, रिस्पेक्टिव वे में लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा कैसे वे में हमेशा आपके लिए रिस्पेक्टिव वे में मैं क्या करूं, इन लोगों के नाम लूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था कि वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार, जिसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है, कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चुना गया। तो वीरभद्रन रामनाथन थे। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन, एक तो दलाई लामा जी के बारे में और एक वीरभद्रन रामनाथन जी के बारे में, ये जो दोनों ही क्वेश्चन है ये आपके प्री में 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्टार मार्कर लगा कर रख लो, ये क्वेश्चन आपके प्री में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इनको कहीं पर नोट डाउन करके रख देना है, या जो न्यूज़ बताई गई है एटलीस्ट वहाँ पर वो न्यूज़ जाकर जरूर देखें। ठीक है, जो ये लास्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, मतलब सॉरी PYQ नहीं, यस्टरडे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यस्टरडे प्रीवियस क्वेश्चन है और ये भी आपके पेपर में सीधे तरीके से आ सकता है PYQ में। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा रेडियो घाम छाया 90.0 FM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो कौन सा कथन सत्य है कि यह देश का पहला एनालॉग गोरखाली समुदाय रेडियो है जो देहरादून से संचालित होता है। अब मुझे बता दो कि इसकी शुरुआत किस महिला ने करी है। ठीक है, ये मैं आपको रिवीजन वे में पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दो कि यहाँ पर जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है उन महिला का नाम क्या है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है। अब आपने मुझे बताना है कि उस महिला का नाम क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और क्वेश्चन था कि हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून शहर में किशोरियों के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान का उद्देश्य किस बीमारी से बचाव करना था। तो सर्वाइकल कैंसर। इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम पूर्ण डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो लास्ट जो DNA हुआ है, जो डेली न्यूज़ एनालिसिस हुआ है, वो आपके पेपर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी DNA को हल्के में ना आके, वो हर DNA आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड का क्वेश्चन। ठीक है, देखो उत्तराखंड में आज मैं जो आपके लिए एक इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन लाया, वो कैसा लाया हूँ। एक खबर क्या है कि उत्तराखंड सरकार 10 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों के सम्मान के लिए समान कार्य का समान वेतन
समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश जारी किया है। ठीक है, आपके मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में मतलब जो 2024 का एक क्वेश्चन मतलब जो मेंस का एग्जाम हुआ है वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पर क्वेश्चन क्या था देखो, पूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास में उपनल की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो कैसे ये न्यूज़ हम क्या कर सकते हैं, आज की इस न्यूज़ के साथ इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर इनोवेटिव तरीके से कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर हमने देख लिया है, और हमने खबर भी देख ली है कि क्या है, जो लोग 10 साल से लगातार क्या है सेवाओं में हैं, जो ऐसे उपनल कर्मचारी जो 10 साल तक लगातार सेवाओं में हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो विभाग कौन है अपना, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा ये जारी किया गया। पात्रता इसमें क्या है कि वे कर्मचारी जिन्होंने 25 नवंबर 2025 तक लगातार 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, ठीक है, उनको ये लाभ मिलेगा। कट ऑफ डेट भी दी है, 12 नवंबर 2018 को कट ऑफ माना गया है। सिद्धांत क्या है कि यह फैसला समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ठीक है, इसमें कुछ वेतन श्रेणी है कि कुछ अगर अनस्किल्ड लेबर है, वहाँ पर लेबर फोर्स अनस्किल्ड है तो उनको 28,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। अगर सेमी स्किल्ड है तो वहाँ पर 30,500 का उनको वेतन दिया जाएगा। अगर स्किल्ड लेबर है तो 40,000 का वेतन दिया जाएगा। अगर हाई स्किल्ड है तो 68,500 रुपये का उनको वेतन दिया जाएगा। और अगर कोई ऑफिसर ऐसा है जो उपनल के माध्यम से लगा हुआ है तो उसको 86,000 का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएंगे, जैसे ये डेटा है तो ऐसा डेटा तो आता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि इसकी जो कट ऑफ डेट है ये कितनी है, या लगातार कितने सालों तक सेवाओं में रहे उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो 10 वर्षों के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, समय सीमा तय की गई है। ठीक है, अब अगर आप इसको मेंस में जोड़ना चाहें तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस, इसको आप डायरेक्टली ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर डीपीएसपी या क्या है आपके पास टॉपिक है। ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य निर्देशक तत्व वहां पर टॉपिक है आपके पास सीधे सीधे। और जीएस पेपर 5 उत्तराखंड स्पेसिफिक में गवर्नेंस और इकोनॉमी से आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको डीपीएसपी से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर आप देखो कि यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D की भावना को दर्शाता है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये किसको निर्देश देता है, राज्य को। अब यहाँ पर राज्य की परिभाषा क्या है, देखो इस राज्य का मतलब ये मत समझ जाना कि उत्तराखंड की बात कर रहा है या किसी पर्टिकुलर यूपी की बात कर रहा है। यहाँ पर राज्य का मतलब है देश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, देश से मतलब है। यहाँ पर राज्य का मतलब किससे है, देश से मतलब है। तो देश क्या निर्देश देता है, ठीक है, मतलब पूरे कंट्री क्या निर्देश देती है कि आर्टिकल 39D में जो भारतीय सरकार है ना, भारतीय सरकार है या जो अपना क्या है देश है, वो क्या करेगा, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन वो क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर प्रशासनिक सुधार की भी बात कही गई है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करी गई है कि यह फैसला संविदा कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। देखो कैसे यहाँ पर क्या हुआ है, प्रशासनिक सुधार हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं उनको शोषण से रोकना। ठीक है, और उनको क्या कर देना, उनको क्या देना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं आपका, एक तो आता है 39D आर्टिकल आता है जो इस बेस पे क्या करता है, पूरी चीज़ों को देखता है, और दूसरा क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आता है। तो ये डायरेक्टली कहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर जो अगली चीज आती है वो जीएस पेपर 5 से आती है, और उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे श्रम कल्याण के लिए, तो राज्य में असंगठित एवं अर्ध संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन या मानकीकरण, ठीक है, मैं इसका प्रमुख एक एग्जाम्पल है, आप इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर एक पॉलिसी शिफ्ट के बारे में भी बता सकते हैं कि भविष्य में केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही उपनल होगा। इसका मतलब है कि सरकार उपनल को उसके मूल उद्देश्य सैनिक कल्याण की तरफ वापस ले जा रही है। यह उत्तराखंड में रोजगार नीति में बदलाव का संकेत है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर उपनल, देखो पूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास में उपनल की भूमिका का मूल्यांकन करें, तो क्या आप यहाँ पर ये
पॉइंट नहीं लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है कि उपनल के माध्यम से या उपनल क्या कर रहा है, लगातार भूतपूर्व सैनिकों के लिए लगातार क्या कर रहा है, पॉलिसी शिफ्ट करने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर केस स्टडी भी पूछी जा सकती है कि यदि मतलब प्रश्न आता है आपके पास कि संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर राज्य के प्रशासनिक चुनौतियों पर आता है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके लिए 2 केस भी लाया हूँ, ठीक है, जो अभी पुराने सालों में हो चुके हैं। ठीक है, एक 1982 का केस है और एक 2016 का केस है। इन दोनों केसों को आप बेस बनाकर इसका आंसर बहुत बखूबी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, रणधीर सिंह बनाम भारत राज्य संघ एक केस हुआ था, इसमें फैसला लिया गया था कि यह इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39D को मिलाकर पढ़ने पर एक संवैधानिक लक्ष्य है, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। मतलब देखो, समानता की बात करी गई है ना, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 क्या करता है, समानता की बात करता है, और आर्टिकल 39 क्या करता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो जो ये आर्टिकल है ये क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को क्या करते हैं, लक्षित करते हैं। ठीक है, एम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इस केस का भी क्या कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं। यहाँ पर क्या महत्व बताया था कि कोर्ट ने माना था कि यह सिद्धांत क्या है, समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब आपको मुझे बताना है थोड़ा सा डिटेल में कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है। ठीक है, अब आप मुझे क्या करेंगे, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में इन दोनों आर्टिकल के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में सीधे सीधे आपसे यहाँ पर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, जो दूसरा केस है हमारे पास वो है पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह। तो जो ये केस है ये 2016 का केस है। इसमें क्या बोला गया था कि उपनल मामले के लिए सटीक मतलब सबसे सटीक कौन सा फैसला है, यही फैसला है। यह फैसला सीधे तौर पर अस्थायी और संविदा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। फैसला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अस्थायी कर्मचारी, ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, डेली वेजर्स हो जाते हैं या एडहॉक जो कर्मचारी होते हैं वही काम कर रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं जो स्थायी कर्मचारी कर रहे हैं, तो उन्हें कम वेतन देना गलत है। ठीक है, कोर्ट ने इसे शोषक और गुलाम मानसिकता कहा है। तो आप इसको डायरेक्ट इस लाइन को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी कर्मचारी को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता, तो वहां पर आप डायरेक्ट इस कोड को क्या कर सकते हैं कि पंजाब बनाम जगजीत सिंह मामले में कोर्ट ने क्या बोला है, इसी कार्य को क्या बोला है, शोषक और गुलाम मानसिकता बोला है। ठीक है, तो जब आप ऐसे क्या करेंगे, ऐसे प्रूव्ड डेटा को आप वहां पर प्रेजेंट करेंगे तो आपको वो नंबर क्यों नहीं देगा, वो नंबर आपको देगा। ठीक है, अब आप अगर अपने पेपर से इसको रिलेट करते हैं तो उपनल कर्मचारियों को जो वेतन वृद्धि मिली है उसका विधिक आधार यही फैसला है। कौन सा फैसला है, ये वाला। ठीक है, पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह मामला। ठीक है, उत्तराखंड सरकार का निर्णय जगजीत सिंह मामले 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भविष्य की नीति क्या बताई गई है कि अब उपनल के माध्यम से केवल और केवल क्या है, भूतपूर्व सैनिकों को ही क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला क्वेश्चन था कि पूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास में उपनल की भूमिका का मूल्यांकन करें, तो आप इस पूरे टॉपिक से ही क्या कर सकते हैं, इस आंसर को लिख सकते हैं। और ठीक है, और आंसर भी कितने शब्दों का लिखना था, यहाँ पर मात्र 100 शब्दों का लिखना था। 8 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस आपके लिए क्या है, बेहतरीन एक इनिशिएट है। ठीक है, आप इन 2-3 चीज़ों से, जो मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ, प्रीलिम्स 360 सीरीज हो गया, या ये वाली सीरीज है अपनी आरएनए रियल न्यूज़ एनालिसिस, पहले इसको डीएनए बोल देते हैं हम, डेली न्यूज़ एनालिसिस, क्योंकि अब ये डीएनए रोज रोज नहीं आता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, आरएनए रख दिया है, रियल न्यूज़ एनालिसिस। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अपने प्री को तो सुदृढ़ कर ही सकते हैं प्रीलिम्स 360 से, आप मेंस को सुदृढ़ भी कर सकते हैं अपने रियल न्यूज़ एनालिसिस से। ठीक है, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 2 इनिशिएट हैं आपके लिए लिए गए। फिर जो अगली खबर है, जो दूसरी खबर है, वो खबर क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करके उसकी जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास सीधे सीधे प्रीलिम्स में आ सकता है कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, क्योंकि पहले अध्यक्ष हैं तो ये पेपर में आना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी का संबंध किससे है, तो किससे है, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से। अब आपको मैं यहाँ पर सिलेबस से लिंक बताता हूँ। जीएस पेपर अगर आप 6 की बात करते हैं और उसकी यूनिट 5 की बात करते हैं तो वहाँ पर है शिक्षा।
ठीक है, शिक्षा। और वहाँ पर शिक्षा को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न शिक्षा, मध्य शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है, मध्य शिक्षा और उच्च शिक्षा। आपके पास जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो 2024 में क्वेश्चन आया था वो आया था उच्च शिक्षा से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही ये आयोग बनता है, ठीक है, जैसे ही ये आयोग बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ट्रिब्यूनल बनता है, तो क्या अब आपके पास ये यहाँ से ये मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से क्वेश्चन नहीं बन सकता? इसके बनने के चांसेस हाईली प्रोबेबल है। ठीक है, इसके बनने के चांसेस क्या है? हाईली प्रोबेबल है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप जब इस न्यूज को पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स के सारे फैक्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ में मेंस के फैक्ट या मेंस के एस्पेक्ट्स को भी आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो 150 शब्दों का एक क्वेश्चन था और 10 नंबर का एक क्वेश्चन था। आपके पास भी शायद या तो 150 शब्दों में, देखो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का यही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिखने वाला क्वेश्चन भी यही है, तो क्या पता आपके पास भी सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन ट्रिब्यूनल की बात करी गई है और खबर आप पढ़ चुके हैं कि राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरण की क्या हो चुकी है, अब स्थापना हो चुकी है या ये गठन हो चुका है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी इसके क्या है, पहले चेयरमैन है या पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कहाँ से आएगा, क्या नया निकाय का नाम क्या है, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है। किसको रिप्लेस किया, तो मदरसा बोर्ड को इसने रिप्लेस किया और आगामी जुलाई से ये क्या हो जाएगा, प्रभावी भी हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी। और कुल पद कितने इसमें, अध्यक्ष सहित 11 पद हैं इसमें। ठीक है, ये भी पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष सहित 11 पद हैं इसमें। ठीक है, मतलब 11 मेंबर बॉडी है ये। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक संस्थानों का सिलेबस तय करना और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन है, तो इसमें मतलब पदेन सदस्य कौन है, तो इसमें महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और निदेशक जो SCERT है भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो ये जो डेटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मेंस की बात करते हैं तो GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और GS पेपर 6 उत्तराखंड स्पेसिफिक से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। GS पेपर 6 में मैंने सीधे सीधे आपको बताया गया कि शिक्षा एक क्या है, आपके पास पूरी यूनिट है और शिक्षा में भी 3 पार्ट बताए गए हैं, निम्न शिक्षा, मध्य शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात करी गई है। तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर से जो अब आप अपने सिलेबस को लिंकेज करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, सोशल जस्टिस से रिलेट करेंगे और उत्तराखंड स्पेसिफिक से तो आप इसको रिलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, पहले संस्थागत सुधार की बात करी गई है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करी गई है कि सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब क्या होगा, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की निगरानी और नियमन यह नया प्राधिकरण करेगा। यह प्रशासनिक सुधार का एक अच्छा एग्जाम्पल है। कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि प्रशासनिक सुधार पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर इस न्यूज़ का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं कि मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सीधे ही क्या बना दिया गया है, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण मतलब ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ये क्या है, एक प्रशासनिक सुधार का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है कि अब मदरसाओं में जो पढ़ाई होती थी उसका सिलेबस मदरसा बोर्ड तय करता था। ठीक है, जो मतलब मदरसा में जो मदरसे होते थे अपने, उसमें क्या होता था कि जो उसमें पढ़ाई होती थी वहाँ पर कौन तय करता था कि क्या पढ़ाई होगी यहाँ पर, तो मदरसा बोर्ड करता था। लेकिन अब क्या है, हमको आधुनिक शिक्षा देनी है, मॉडर्न एजुकेशन की बात करनी है। तो जब मॉडर्न एजुकेशन की बात करनी है तो अब यह नया प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को क्या शिक्षा दी जाएगी, जिसका उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना से जोड़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर इसकी जो मान्यता है वो क्या है, अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगी, जिससे शिक्षा में एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, मतलब कई बार क्या हो सकता है कि जैसे मदरसा बोर्ड है, मतलब जैसे अपने प्लेइंग ग्रुप्स होते हैं, लगभग इसी एज में तो होते हैं मदरसा बोर्ड्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, बाद में जब वो किसी स्कूल में दाखिला लेता होगा या किसी स्कूल में एडमिशन लेता होगा तो वहाँ पर क्या बताया जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, मतलब एक रूपता आ जाएगी। तो यहाँ पर अब बच्चों का जो सतत विकास होता है या सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो इसकी स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है, जो क्या दिखाता है, इंक्लूसिवनेस दिखाता है, आपको समावेशी बनाता है इस संस्थान को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमने ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं, चाहे हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करिए, चाहे कैरिकुलम चेंज की बात करिए, चाहे हमने मान्यता की बात करिए, चाहे हमने स्ट्रक्चर की बात करिए, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो अपना क्या है,
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, इसको और अच्छे तरीके से बताने की बात करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज मेंस का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक दिन देखना ये क्वेश्चन रिपीट होगा मेन एग्जाम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो। उत्तराखंड में हाल ही में गठित अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के उद्देश्यों और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। तो ये एक बहुत ही शानदार आंसर है, मतलब क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसके आंसर लिखने, और आंसर लिख के ही आप मुझे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। कहाँ पर, टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पर सर्च करिए टारगेट यूकेपीएससी। वहाँ पर आपको एक यूज़र नेम मिलेगा। ठीक है, उसके अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, और डायरेक्ट वहाँ पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर मुझे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज से ये अपना आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, जो अब अगली खबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, आपके प्री के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मेंस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो खबर क्या है, राज्य गठन के बाद पहली बार 2025 में उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 6 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर आए हैं, हरिद्वार पहुँचे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है। क्या क्वेश्चन है, देखो, उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याएं क्या है, और इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है या क्या प्रयास कर रही है, उसके बारे में आपको लिखना था। 100 शब्दों का आपका क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये तो बहुत ही एक जैसे बोलते हैं बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या आपको उत्तराखंड में पर्यटक उद्योग में समस्याएं अभी अगर मैं आपको बिना न्यूज़ पढ़े या बिना किसी किताब को पढ़े पूछूं, ठीक है, कि बताओ कि पर्यटन उद्योग में क्या समस्या होंगी, तो 2-3 समस्या तो आप ऐसे ही गिना दोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की कमी, ठीक है, 12 महीने जो अपने पर्यटन क्षेत्र है उसमें कमी, और सरकार के द्वारा क्या बोलते हैं, सॉरी, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो अभी हमने 2-3 दिन, मतलब 1 महीने से मैं, देखो 2 महीने से मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, और 2 महीने के ही न्यूज़पेपर में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा आपको। देखो पहले की चीज़ क्या है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि सरकार ने शीतकालीन प्रवास को भी क्या करा है, पर्यटन से जोड़ा है। ठीक है, जब शीतकालीन प्रयास से पर्यटन को जोड़ा है, तो जो 4 धाम यात्रा होती है, अब शीतकालीन पर्यटन भी उसमें शामिल हो रहा है, तो वो 12 मासी क्या हो गया है, पर्यटन हो गया। दूसरी चीज़, जब विंटर लाइन कार्निवल चल रहा था, मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम पे भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सरकार लगातार ऐसे मेलों को क्या कर रही है, और प्रचार कर रही है उसका, और एडवर्टाइजमेंट कर रही है। ठीक है, आपने माल्टा महोत्सव सुना होगा, वहाँ पर भी सरकार ने वहाँ पर भी प्रमोट किया है। आज जब आपने हर्षिल और मुखबा की बात सुनी होगी, पीएम मोदी ने बोला कि घाम तापो योजना, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ है, पर्यटन बढ़ने की बात करी है, तो सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए। तो जितना मैंने अभी बोला वही 100 शब्दों के लिए बड़ा क्या है, सफिशिएंट है। लेकिन जो आज की न्यूज़ है ये भी अगर आप इसको एज एग्जाम्पल के तौर पर कोड करते हैं इस किसमें, क्वेश्चन में, तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है न्यूज़। ठीक, तो पहले न्यूज़ क्या है कि राज्य गठन के बाद पहली बार 2025 में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी हुई है, 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर है, हरिद्वार पहुंचे हैं। तो प्रीलिम्स के कुछ तथ्य हैं जो आपके प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुल पर्यटक 2025 में कितना था, तो 6.03 करोड़। इतिहास में पहली बार था, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ऐसे आंकड़ों से क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन वाला जिला कौन सा था, तो हरिद्वार था। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर विदेशी पर्यटन कितने थे, तो 1.92 लाख, यहाँ आंकड़ा कम है, इसे अब बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर सबसे मतलब पर्यटन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो विदेशी पर्यटन है वो थोड़ा कम है, जबकि ऋषिकेश में तो आपको हर दूसरी गली में एक फॉरेनर मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा ना। लेकिन हमको लगातार क्या करना है कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करना है। उसके लिए क्या कदम उठा सकती है सरकार, ये आप अपने कमेंट, आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि आपके विचार में, मतलब अगर आप सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप कल इंटरव्यू में बैठते हो, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि उत्तराखंड के पर्यटन और विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए उत्तराखंड सरकार क्या कदम उठाएगी या कैसी योजनाएं बनाएगी, मुझे बताओ। तो आप वहां पर क्या आंसर देंगे, जरा मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या आंसर बताओगे उन्हें। ठीक है, जरा कमेंट सेक्शन में आंसर देना। देखो जो टारगेट यूकेपीएससी वो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी करा रहा है, मेंस की तैयारी भी करा ही रहा है, साथ साथ में इंटरव्यू के बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन बताता ही रहता हूँ या पूछता ही रहता हूँ। तो आपको इस इनिशिएटिव में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ठीक है, लोग इसी चीज़ के लाखों रुपए ले रहे हैं। ठीक, चाहे आप दिल्ली में मुखर्जी नगर की बात करें, चाहे देहरादून में अपना
जो भी कोचिंग हब है उसकी बात करें, ठीक है, तो आपको इन इनिशिएट में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो पर्यटन वृद्धि का ट्रेंड क्या था 2021 में 2 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास क्या आए थे, पर्यटक आ गए थे। 2023 में क्या था, 5.96 करोड़ के तक के पर्यटक आए थे, और 2025 में कितने आए, तो 6.03 करोड़ के आसपास क्या है, पर्यटक आए, और ये अभी तक का क्या है, सर्वाधिक है। ये क्या है, सर्वाधिक है। तो ये क्या हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर शीतकालीन प्रवास की भी बात करी गई थी कि मुखवा गांव जो माँ गंगा या गंगोत्री का क्या है, शीतकालीन प्रवास है, इसकी भी बात की गई थी। और ये क्यों कही गई थी, तो सरकार क्या कर रही है, लगातार 12 महीने पर्यटन को क्या करना चाह रही है, प्रमोट करना चाह रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। यहाँ पर हमने एक याद है आपको कि रिवर माइग्रेशन वाली अवधारणा भी पढ़ी थी। क्या होती है रिवर माइग्रेशन वाली अवधारणा, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आप इसको मेंस में कहाँ पर कनेक्ट करोगे, तो जीएस पेपर 6 उत्तराखंड स्पेशल में आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो कहाँ पर करोगे, एक तो जीएस पेपर 6 हो गया। जीएस पेपर 6 में क्या है, उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड की इकोनॉमी है। और देखो यही है उसमें क्या, यही है उसमें टॉपिक्स कि पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री, राज्य की जीडीपी में पर्यटन का क्या योगदान है, और पर्यटन से जुड़ी समस्याएं। देखो डायरेक्ट सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन बना है, पर्यटन से जुड़ी समस्याएं और संभावनाएं। और यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पर्यटन से क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, और सरकार के क्या प्रयास हैं। तो आपको थोड़ा सा ये रिफाइन करने की जरूरत है कि आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, लगातार आपको अपनी स्टडी को क्या करना चाहिए, और अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको मेंस में आप अगर इसका आंसर करते हैं तो सबसे पहले देखो आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बैकबोन की बात करें तो कैसे पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2021 में 2 करोड़ पर्यटक थे, और 2025 में बढ़कर कितने हो गए, 6.3 करोड़ हो गए हैं। ये 3 गुना लगभग क्या दिखाता है, वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। तो एक आपके पास ये डेटा बहुत ही शानदार डेटा है, ठीक है। फिर असमान वितरण, तो असमान वितरण क्या है, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है ये, और आपको ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि देखो 6 करोड़ में से 3.4 करोड़ या 50% से ज़्यादा केवल हरिद्वार आए हैं। इसका मतलब ये कि पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी पर्यटन को उस स्तर पर नहीं ले जाना बाकी है। यह तीर्थाटन की प्रधानता को दर्शाता है, न कि अवकाश पर्यटन की। देखो अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि हरिद्वार हमारा क्या है, तीर्थ स्थल है ना, तो ये तीर्थाटन पर्यटन की बात कर रहा है। ये तीर्थाटन पर्यटन मतलब देखो हरिद्वार में अगर इतने लोग आए हैं तो वो केवल उसका एक ही कारण है, क्योंकि वहाँ पर तीर्थ से संबंधित चीज़ें हैं, तीर्थाटन से संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ है, इतने क्या है, लोग आए हैं। लेकिन जो हमारे हिली एरिया हैं, और आपको तो पता ही है कि 86% जो भाग है उत्तराखंड का वो क्या है, हिली है, वो क्या है, हिली है। तो जब 86% भाग हिली है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सी अवधारणा आ रही है, अवकाश पर्यटन की अवधारणा आ रही है। आपको यही जो शब्दावली है ना, यही आपको क्या करनी है, अपने आंसर में लिखने की कोशिश करनी है, तभी आपको एग्जामिनर और अच्छे आंसर देगा, ठीक है। एक सिंपल आंसर कोई भी लिख लेगा, लेकिन जब आपके पास ऐसे की पॉइंट्स होंगे, अवकाश पर्यटन जैसी अवधारणा, ठीक है, और ये सच में बहुत कम लोगों के दिमाग में होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, लिखने के लिए। तो ये क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्या कर सकते हैं, आप मेन्स में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शीतकालीन पर्यटन की बात करी गई, प्रधानमंत्री ने मुखवा गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास और कैसे 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद भी शीतकालीन प्रवास स्थलों को प्रमोट करके पर्यटन को सीजनल की जगह ईयर राउंड 12 मासी बना दिया है। अब देखो सुनो मेरी बात, सारे ना जो भी आंसर लिखेगा वो 100% ऐसे ही आंसर लिखेगा कि उत्तराखंड में ना सीजनल क्या होता है, टूरिज्म होता है, यहाँ पर 12 मासी टूरिज्म होता है, लेकिन कोई भी ये ईयर राउंड वाली क्या नहीं लिखेगा, टर्मिनोलॉजी नहीं लिखेगा। आपको क्या करना है, यही टर्मिनोलॉजी को उठा के कहीं पे आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखना है कि उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड का सीजनल क्या था, पर्यटन था, उसकी जगह अब उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ईयर राउंड टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ईयर राउंड टूरिज्म की ब्रैकेट में आप अगर 12 मासी लिख दोगे, वैसे आपका जो एग्जामिनर होगा ना वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में रख लो। तो जब वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो उनके पास ये वोकैब्स ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में बैठती हैं, ठीक है, इसीलिए वो आपके कॉपी चेकर बने हुए हैं, ठीक है। तो जब वो ऐसे इनोवेटिव कॉपी देखेंगे ना, वो 100% आपको क्या देंगे, वहाँ पर नंबर देंगे, नंबर दे के जाएंगे। फिर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, उत्तराखंड में कमी तो है ही, ये आपको पता ही है, और इसको सुधारने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, जैसे अपने 5 जिलों से होकर एक क्या जा रही है, रेल जा रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन, ये इतना अच्छा आर्टिकल था ना, यहाँ पर स्पेन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पर एक स्पेन का एग्जाम्पल था और स्पेन की जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितना है, 12.6% है। और उत्तराखंड को भी स्पेन की तर्ज पर टूरिज्म इकोनॉमी क्या करनी पड़ेगी, विकसित करनी चाहिए। आप भी अगर ऐसे इनोवेटिव आंसर दोगे, जैसे आपने यहाँ पर उत्तराखंड के पर्यटन को क्या कर दिया, स्पेन के पर्यटन से जोड़ दिया, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनरिच हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ आप कि क्या आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बता नहीं सकते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योगों की क्या समस्या है, ठीक है, और सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार के इतने सारे प्रयास यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं, डिटेल में आपको बता दिया गया है। तो ये क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, प्री का क्वेश्चन है, या इसको आप एमसीक्यू कह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब जो अगली न्यूज़ है, ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 200% इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, और ये पेपर में आएगा ही आएगा, इस बात की आप गारंटी लिख के ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो खबर है क्या है, प्रसिद्ध यात्रा लेखक जो ट्रैवल राइटर हैं या पद्मश्री सम्मानित हैं और 1980 के दशक में मसूरी में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले पर्यावरणविद ह्यूग गेंजनर का 90 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ऐसी पर्सनैलिटीज़ का देहांत होता है, तो वो आपके पेपर में डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फिर प्रीलिम्स हो चाहे फिर मेंस हो। मेंस में भी जो आप देखोगे जीएस पेपर जो 5 का सेगमेंट है, जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको सीधे सीधे व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आते हैं। व्यक्तित्व से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ह्यूग गेंजनर के बारे में क्या वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या है, ह्यूग गेंजनर प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन लेखक और पर्यावरणविद हैं। इनका निधन कितने साल में हुआ है, तो 90 वर्ष में हुआ है। इनको कौन सा सम्मान मिला है, तो पद्मश्री सम्मान मिला है। यात्रा साहित्य ट्रैवल लिटरेचर में योगदान के लिए इन्हें क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्या लिख रखा है, द स्कारलेट टाइगर, ठीक है। एक इनकी ये पुस्तक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर जो दूसरी पुस्तक है वो है मसूरी मिथ हिस्ट्री, ठीक है, मसूरी मिथ हिस्ट्री है, ठीक है, मसूरी के इतिहास से संबंधित है ये। जो तीसरी इनकी पुस्तक है वो क्या है, इंट्रिगिंग इंडिया इनकी तीसरी पुस्तक है। और चौथी पुस्तक है द मैन ईटर ऑफ नैनीहाथ, ठीक है, नैनीताल नहीं है, द मैन ईटर ऑफ नैनीहाथ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और जो ये 5वीं पुस्तक है द ऑलरिंग नॉर्थ, ये इनकी 5 पुस्तकें हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ठीक है। और मैं इसकी मतलब गारंटी की तो क्या बोलूँ, पर ये पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसके क्या है, पेपर में आने के चांसेस हैं इनकी पुस्तकों से। प्रीलिम्स की बात करूँ तो, ठीक है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, और पूछना भी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसे तथ्य इसमें एक थोड़ा सा मतलब न्यूज़पेपर में यहाँ पर बताया गया था कि जो इनके पिता थे JF गेंजनर थे, वो मसूरी के इतिहास में ऐसे पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने जो 1941 से 43 तक एक साथ मसूरी नगर पालिका में प्रशासक भी रहे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे वहाँ पर, और अध्यक्ष भी रहे उस चीज़ के, ठीक है। और इनका जो निवास स्थान था वो क्या था, ओक ब्रुक कॉटेज था यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनका क्या था, निवास स्थान का नाम था, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा आप इसको मेंस से कैसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना हमको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं पर अगर एज ए एग्जाम्पल की तरीके से हम इनको कोड कर पाएँ, मतलब किनको, ह्यूग गेंजनर को कोड कर पाए, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनरिच हो जाएगा। तो जीएस पेपर 6 की बात करें या जीएस पेपर 5 की उत्तराखंड की हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो उत्तराखंड के महान विभूतियाँ पर्सनैलिटीज़ हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर इनको कोड किया जा सकता है, ठीक है। साहित्य और पत्रकारिता से भी इनको कोड किया जा सकता है। और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए कैसे इन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसे उत्तराखंड में पर्यावरण आंदोलन हो गया और अवैध खनन और पर्यावरणीय प्रभाव पे यहाँ पर सीधे क्वेश्चन इनको, मतलब यहाँ पर हम इनको क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण की क्या भूमिका है, तो ह्यूग गेंजनर केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि ये एक सक्रिय पर्यावरणविद भी थे। 1983-84 में मसूरी दून घाटी में चूना पत्थर खनन से हो रहा पर्यावरण विनाश के लिए इन्होंने क्या उठाई थी, आवाज़ उठाई थी। और इनके आवाज़ उठाने पे जो हमारी उस टाइम की तत्कालीन क्या थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या करा था कि मसूरी के खदानों पर रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निगरानी के लिए कमेटी भी क्या करी थी, बनाई थी, और उसके ये क्या थे, सदस्य भी थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नोट आया था कि क्या था, मतलब इसको आपको नोट करना है कि भारत में कानूनी इतिहास में रूरल लिटिगेशन एंड
एनलाइटमेंट केंद्र, ठीक है, एनलाइटमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस से जुड़ा हुआ ये एक मामला था। ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, न्यायिक सक्रियता का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं कि कैसे एक स्थानीय निवासी क्या करता है, पर्यावरण के विनाश के लिए आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, भारतीय प्रधानमंत्री तक जाती है और वो क्या करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती है और फिर आगे फर्दर चीज़ें होती हैं और एक कमेटी बनती है और कमेटी में वो एक अध्यक्ष होते हैं। फिर ये एक वाद मतलब जो, तो ये क्या बताता है आपको, न्यायिक सक्रियता के बारे में थोड़ा सा बताता है, ठीक है। फिर साहित्य और पर्यटन, तो उन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गेंजनर के साथ लगभग मिलकर 5 दशकों तक ट्रैवल राइटिंग की। उनकी लेखनी ने मसूरी और उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर पहचान दी थी। तो उन्होंने भारत में छिपी हुई विरासतों को डॉक्यूमेंट किया जिसके लिए उनको क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटीज़ है हमारे लिए, ठीक है। और हमने इनको कैसे मीन्स में क्या करना है, मतलब इनके बारे में बताना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एक एमसीक्यू है, आपको इसका क्या करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके प्री के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनेगा और राज्य में 170 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दुबई को भी क्या किया जाएगा, मछली निर्यात की जाएगी। अब मुझे बताओ कि उत्तराखंड में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का क्या करें, विवेचना करें। अब आप मुझे एक सीधे सी बात बताओ, अगर आपके पास सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड के बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, तो क्या ये आप बता नहीं सकते। मतलब आपने अगर कोई किताब नहीं पढ़ी है, माना आप सो उठ के गए हैं एग्जाम सेंटर में, तो क्या तब भी आप मुझे ये नहीं बता सकते। आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या क्या है। चाहे आप पलायन से इसको जोड़ें, चाहे आप इसको क्या कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इसको जोड़ दें, ठीक है। चाहे आप फिर इसको क्या कर दें कि जो हमारे कृषि सेक्टर है, ठीक है, उसमें उर्वरकता की कमी को सीधा क्या कर दें, इससे जोड़ दें। रोजगार की कमी से इसको सीधा जोड़ दें कि स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, या यहाँ पर कोई बड़े बड़े क्या नहीं है, बाजार नहीं है जो वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से किसी को जैसा रोजगार मिलता तो वो नहीं है। तो यहाँ पर बेरोजगारी के तो आप प्रमुख कारण लाख दे दोगे, ठीक है। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित कुछ योजनाएं, तो क्या आप इस न्यूज को वहां पर कोड नहीं कर सकते कि सरकार द्वारा ऋषिकेश में जो एक्वेरियम बनाया जा रहा है, ये सरकार का एक अच्छा एग्जांपल है। या जो सरकार के द्वारा 170 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना है, उसको सरकार ने उस योजना को बनाया है, जिससे जो मछलियां हैं वो दुबई तक क्या होगी, निर्यात होगी। तो क्या ये अब सरकार की कदम नहीं है। तो ये जो न्यूज है मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो ये रियल न्यूज़ एनालिसिस है ना, ये एक मील का पत्थर है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एग्जाम के लिए क्या है, मील का पत्थर साबित होगी ये सीरीज, ठीक है। जब तक मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, तब तक आप इसको लाभ ले लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2026 का जो जब भी फॉर्म आएगा उसके बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको किसकी तैयारी करने का, मेन्स की तैयारी करने का। और जब वो बहुत कम टाइम मिलेगा ना, तो जो लोग अभी से जुड़े हुए हैं, जो लोग इसका नित्य नयन तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको अपने अंदर इसको सारगर्भित या समाहित कर रहे हैं, ठीक है, उनको इसमें इसका क्या मिलेगा, अल्टीमेट फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब इस न्यूज़ को देखते हैं फर्दर, अपनी प्रीलिम्स के लिए देखते हैं। सबसे पहले कि ऋषिकेश में 300 करोड़ की लागत से बनेगा सबसे बड़ा एक्वेरियम। उत्तराखंड में ऋषिकेश में 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनेगा और राज्य ने 170 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन जो योजना है शुरू करी है, जिसके तहत दुबई को मछली निर्यात की जाएगी। तो प्रीलिम्स में क्या फैक्ट बनेंगे, सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ बनेगा, तो ऋषिकेश में बनेगा। निर्माण एजेंसी कौन है, NBCC, नेहरू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ समझौता हुआ है। कितने लागत का बनेगा, 300 करोड़ की लागत का बनेगा। नई योजना क्या है, तो ट्राउट प्रोत्साहन योजना है और इसमें बजट कितना है, तो 170 करोड़ का है। किस देश को ये मछलियां बेची जाएंगी, तो दुबई को बेची जाएंगी। रिकॉर्ड क्या है, तो मत्स्य पालन को बीमा के दायरे में लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है
कि मत्स्य पालन को बीमा के दायरे में लाने वाला उत्तराखंड क्या बना है, देश का पहला राज्य बना है। अब हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट है। अब आप मुझे बताओ कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट है। मैंने खुद आपको पढ़ाया है ये, और ये भी एक न्यूज़ है। बताओ बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको अलर्ट तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर सप्लाई एग्रीमेंट किन किन के साथ हुआ है, जैसे आईटीबीपी के साथ हुआ है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के साथ हुआ है, आर्मी के साथ हुआ है, और एसएसबी के साथ हुआ है, ठीक है। एसएसबी क्या है, यहाँ पर यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ये शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, ये एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बीच में ये क्या होती है, ये एसएसबी होती है, ठीक है। के साथ ट्राउट और दूध की सप्लाई का करार हुआ है। इसका उत्पादन वृद्धि क्या है, तो 2020-21 के मुकाबले ट्राउट उत्पादन में 380% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखो ये जो इतने भी फैक्ट है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके पास, इनमें से एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ सकता है कि एक्वेरियम कहाँ बन रहा है, ऋषिकेश में, कितने करोड़ की लागत से बनना है, ये आ सकता है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना, और उसमें कितना वो है, बजट है। फिर किस देश को जाएगी, दुबई को जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता कि मत्स्य पालन का बीमा के दायरे में लाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से नंबर का राज्य है, या पहला कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, ठीक है। मेंस में अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो कहाँ से जोड़ते हैं, जीएस पेपर 6 उत्तराखंड स्पेसिफिक से जोड़ सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड स्पेसिफिक में इकोनॉमी वाले पार्ट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से भी इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, या ब्लू इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। देखो ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपको मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, शायद आगे पूछ चुका हूँ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म, देखो जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी मोन्यूमेंट बनता है, तो वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्ट तरीके से ये यहाँ पर भी क्या करता है, ट्रिगर करता है इस चीज़ को। फिर सोशल इशूज़ भी है, जैसे माइग्रेशन की बात हो गई है, रोजगार सृजन की बात हो गई है। और जो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास आया है कि रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताओ, तो आप इसका भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसको आंसर राइटिंग के हिसाब से अपने लिए, तो देखेंगे कि पर्यटन का विस्तार कैसे हो रहा है। अभी तक ऋषिकेश को योग नगरी या राफ्टिंग के जरिए जाना जाता था। नमामि गंगे एक्वेरियम कम डिस्कवरी लर्निंग सेंटर देश का सबसे बड़ा बनने वाला, वहाँ पर्यटन का को एक नया आयाम देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नमामि गंगे एक्वेरियम कम डिस्कवरी लर्निंग सेंटर यहाँ पर बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप इसको ब्लू इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं और निर्यात से जोड़ सकते हैं कि उत्तराखंड अब केवल क्या करेगा, केवल उत्पादन नहीं करेगा बल्कि निर्यात का पर भी फोकस देगा। दुबई को मछली निर्यात करने का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को भी क्या देगा, एक ग्लोबल मार्केट देगा, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट देगा, ठीक है। फिर ट्राउट फार्मिंग में क्या है, ट्राउट एक ठंडे, देखो ट्राउट मछली के बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ट्राउट एक ठंडे पानी की मछली है। यहाँ पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली के किसानों के लिए क्या है, हाई वैल्यू क्रॉप है। ये क्या है, एक हाई वैल्यू क्रॉप है। इसे बढ़ावा देने से पहाड़ों से पलायन, माइग्रेशन रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि रोजगार कहाँ पर मिल जाएगा, घर में ही मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूछा था रिवर माइग्रेशन, तो इससे रिवर माइग्रेशन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर सामाजिक सुरक्षा और नवाचार, सोशल सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने मत्स्य पालन को बीमा के दायरे में लाया है। यह किसानों की आय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीबीडीसी का उपयोग, मतलब मत्स्य क्षेत्र में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपये के माध्यम से लाभ हस्तांतरण करने वाला यह अग्रणी राज्य है, जो डिजिटल गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इनोवेटिव तरीके से क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन भी करेंगे, भुगतान भी करेंगे, ठीक है, ई-रुपये से, ठीक है। अब ई-रुपये की अवधारणा शायद मेरे लेक्चर बनाने से पहले ही ये ई-रुपये आ चुका था, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि ई-रुपये के बारे में, चाहे आप गूगल करें या कुछ भी करें, लेकिन मुझे आप बताएं कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में इसका बताएं। यहाँ पर एक एन भट्ट है, हमारे एस्पिरेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था परसों। मैंने पूछा था कि 5 मछलियों की प्रजाति बताओ। 2021 का जो मेंस हुआ था ना, किसका, पीसीएस का जो मेंस हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड में मिलने वाली 5 मछलियों के नाम बताओ, ठीक है। तो गोल्डन मसीर हो गया, सिल्वर मसीर हो गया, स्नो ट्राउट हो गया, गुंजू हो गया, काला बासु हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये 5 क्या है, उत्तराखंड में मिलने वाली 5 मछलियों की क्या है, प्रजातियां हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन, अच्छा ये मैंने कोर्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। तो ये बढ़िया है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड क्या है, एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौता, हम इसमें थोड़ा सा प्रो एंड कॉन्स देखेंगे कि क्या भारत को लाभ है, क्या भारत को हानि है इसमें, ठीक है। तो भारत
भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ आयात शुल्क 50% से घटाकर कितना कर दिया है, 18% कर दिया है, जिसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। लेकिन इससे भारतीय किसानों और डेयरी उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 से, सॉरी ये क्या लिख दिया, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से आप इसको सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, और जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें क्या थे कि टैरिफ में भारी कटौती, अमेरिका ने टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए टैरिफ 50% से कम कर कितने कर दिए हैं, 18% कर दिए हैं। यह भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा आसान करेगा। तो एक तो चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बाजार का विश्वास। इस समझौते से शेयर बाजार और मुद्रा बाजार में उत्साह है, रुपए मजबूत हुआ है और निवेशकों को संपत्ति में 12 लाख करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है। फिर ऊर्जा सुरक्षा, इससे भारत को ऊर्जा खरीद में विविधता मतलब डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि रूस की तेल पर निर्भरता कम करने का यहाँ पर क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, फिर रणनीतिक महत्व, तो चीन और यूरोपीय देशों से अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण होने के बीच भारत के साथ यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत, एक ग्लोबल स्टेटस को दर्शाता है। देखो मैं एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, देखो क्या हो रहा है कि भारत ना हमेशा मीडिएटर का काम कर रहा है लगातार। देखो अगर थोड़ा सा सोचो तो भारत लगातार क्या मीडिएटर का काम नहीं कर रहा है। देखो इधर अमेरिका की बात चल रही है, इधर यूरोपीय यूनियन की बात चल रही है, इधर रशिया की बात चल रही है, इधर चाइना की बात चल रही है माना। ठीक है, तो भारत तो क्या बोल रहा है, आओ चाइना हमारे साथ आओ, ठीक है, मिलकर व्यापार करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। रशिया के साथ देखो, आओ रशिया आओ, मिलकर व्यापार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के साथ हमने एफटीए करा है, आओ यूरोपीय यूनियन आओ, हम मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, और अमेरिका के साथ पुष्पा झुक नहीं रहा था डोनाल्ड ट्रंप झुक नहीं रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कल झुक गया। ठीक है, उसने क्या कर दिया कि 50% से 18% क्या कर दिया, टैरिफ कर दिया। ठीक है, तो आओ अमेरिका आओ, हम मिलकर क्या करते हैं, मीडिएट मतलब वो करते हैं, क्या करते हैं, अरे मतलब अपने वो करते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मैं क्या हो रहा है ये, अरे मतलब वो अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, ये व्यापार करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपको नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, थोड़ा अगर फॉरेन पॉलिसी में विश्वास रखते हैं या थोड़ा अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि आओ आओ मित्र, हम सब, मेरा ना अमेरिका और चाइना से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अमेरिका चाइना के बारे में क्या सोचता है, छोड़ो, आओ चाइना मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ अमेरिका आओ, मिलकर काम करते हैं। अमेरिका यूरोपीय यूनियन, ये ग्रैंड जो हमने ग्रीनलैंड पढ़ा था, सबसे बड़ा द्वीप है वो। ठीक है, आइसलैंड है सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ जख्म हमेशा हरे रहते हैं, तो उनमें से एक जख्म ये भी है। ये क्वेश्चन गलत किया था मैंने कहीं पर किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आओ यूरोपीय यूनियन आओ, अमेरिका क्या सोचता है यूरोपीय यूनियन के बारे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, आओ यूरोपीय यूनियन आओ, हम मिलकर क्या करते हैं, आगे व्यापार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, अगर आप थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा सा भी क्या करते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको यही देखने को मिलेगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, लगातार अपने को मतलब बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नकारात्मक अगर पहलू की बात करें तो कृषि पर संकट, अमेरिका के सोयाबीन, मक्का, कपास, गेहूं, डेयरी उत्पादन का सस्ता आयात बढ़ने की आशंका है। इससे भारतीय किसानों को अपनी फसल पर उचित दाम नहीं मिलेगा और पारंपरिक खेती में क्या आएगा, दबाव आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है, तो भारत जब कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर जब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन वो वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। अमेरिका के जो आयातित कंपटीशन है उसके लिए कम होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग क्या करेंगे, मतलब इस सेक्टर को क्या मिलेगा, एक झटका मिल सकता है। ठीक है, डेयरी सेक्टर, डेयरी उत्पादकों के आयात से देसी उत्पादकों की आय पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। देखो हमने जब एफटीए करा था, किसके साथ करा था, न्यूजीलैंड के साथ करा था, तो हमने सबसे पहले क्या बंद करा था, डेयरी प्रोडक्ट ही तो बंद करे थे। डेयरी प्रोडक्ट की एंट्री नहीं है भारतीय बाजार में न्यूजीलैंड के साथ, इसको याद रखना। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, हल अलग अलग देशों के साथ हम ये कर रहे हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर निर्यात में गिरावट, मई से सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार समझौते के बावजूद अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 37.5% क्या ये कमी आई है। और एक बात याद रखना, हम ना ट्रेड में अमेरिका के साथ सरप्लस में होते हैं, मतलब फायदे में होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
फार्मा में 15.7% और एल्युमिनियम में 37% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। मेक इन इंडिया को क्या मिला है, झटका मिला है। अमेरिकी मशीनरी और रसायनों पर शुल्क कम करने होने से घरेलू उद्योगों के लिए भी खतरा पैदा हुआ है। तो ये क्या है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, किसके साथ, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यू है, आप इसका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, ठीक है। अब आयोग को देख लेते हैं। तो आयोग के बारे में हम एनएचआरसी के बारे में पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार इससे क्या हो सकता है कि आपके पास मेंस में सीधे सीधे लिखने के लिए आ सकता है कि एनएचआरसी के बारे में 100 शब्दों में आंसर लिखें, ठीक है। तो 100 शब्दों में आराम से लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। पूरा नाम क्या है कि इसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसकी प्रकृति क्या है, तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है, एक स्टैचुरी बॉडी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी, ठीक है। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। इसका उद्देश्य क्या है कि यह संस्था पेरिस सिद्धांतों, जो पेरिस प्रिंसिपल हुए थे 1991 के अनुरूप है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया था। इसका काम देश में मानवाधिकार का प्रहरी बनना था, तो वॉच डॉग करना था, मतलब कि कैसे देश में मानवाधिकार हैं, ठीक है, क्या मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें करना क्या था, इसका काम था, ठीक है। इसकी संरचना को अगर थोड़ा देखें तो आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। 2019 में संशोधन के बाद इसकी संरचना में बदलाव आया है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य है, मतलब जो एनएचआरसी 1993 का था 2019 में क्या है, इसमें संरचना में बदलाव आया है। पहले इसका कार्यकाल आपको पता 5 साल का होता था, ठीक है, पहले इसका कार्यकाल कितना होता था, 5 साल का होता था। लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद इसका कार्यकाल 3 साल का हो गया, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना हो गया, 3 साल का हो गया। अब इसका अध्यक्ष क्या है, देखो, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन 2019 से पहले केवल रिटायर्ड सीजीआई ही इसके क्या बन सकते थे, अध्यक्ष बन सकते थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज भी बन सकता था। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि सीजीआई की ज़रूरत नहीं है, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर रिटायर्ड जज है वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पूर्णकालिक सदस्य, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कार्यरत या रिटायर्ड जज इसका क्या हो सकता है, पूर्णकालिक सदस्य हो सकता है। कोई हाई कोर्ट का कोई भी कार्यरत और रिटायर्ड जज भी क्या हो सकता है, चीफ जस्टिस भी क्या हो सकता है, इसका मेंबर बन सकता है, फुल मेंबर बन सकता है। 3 ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो, इनमें से कम एक महिला होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या हो, मानवाधिकारों को क्या हो, विशेष ज्ञान हो, लेकिन उनमें से क्या होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। फिर पदेन सदस्य क्या होते हैं, ये वे लोग हैं जो अन्य आयोगों के अध्यक्ष हैं, जैसे एनएचआरसी में, जैसे अपना एससी कमीशन है उसके अध्यक्ष होते हैं, एसटी के अध्यक्ष होते हैं, ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, वुमेन कमीशन। अब देखो ये 5 तो पहले भी थे, लेकिन इसमें 2 नए जोड़े गए। 2 नए कौन जोड़े गए, एक तो चाइल्ड राइट्स के अध्यक्ष, ये 2019 के बाद जोड़ा गया, और एक दिव्यांग जन मुख्य आयुक्त, ये भी 2019 के बाद इसमें क्या हो गया, जोड़े गए। तो ये जो 2 नए कमीशन जोड़े गए इसके बाद में, वो कब जोड़े गए, 2019 के बाद, जब इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ, एनएचआरसी में जब संशोधन हुआ इसके बाद जोड़े गए, ठीक है। फिर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय चयन समिति के सिफारिश पर की जाती है। एक तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है, देखो हेड कौन होता है, तो हेड होता है अपने पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इसके हेड होते हैं, ठीक है, जो एनएचआरसी के अध्यक्ष को चुनते हैं। दूसरे इसमें कौन होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं। तीसरे इसमें कौन होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, इसमें डिप्टी चेयरमैन होते हैं। देखो राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति नहीं होता इसमें, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक ही होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ पर क्यों नहीं होते होंगे, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पर ये क्यों नहीं होंगे। देखो ये इसलिए नहीं होते क्योंकि ये किसी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं है, ये किसी सदन के निर्वाचित सदस्य, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, वो एक अलग तरीके से होता है, ठीक है, वो एक अलग बॉडी है, ठीक है। वो जैसे माना पीएम है, तो पीएम को पहले क्या बनना पड़ता है, पीएम को पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन उसका वो बनना पड़ता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, किसी संसदीय एरिया का सांसद बनना पड़ता है, उसके बाद ही तो वो पीएम बन पाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही वो पीएम बन पाते हैं। जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भी सीधे क्या बनते हैं, अपने वहाँ पर नियुक्ति होते हैं, वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं होते। वहां पर क्या बोला जाता है कि वो राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य बनने की उसमें क्या होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति को क्या बोलते हैं कि इसमें राज्यसभा बनने की अर्हता होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसा नहीं है। देखो उपराष्ट्रपति क्या है, इनका निर्वाचन मतलब नहीं होता है, निर्वाचन मतलब ये निर्वाचित नहीं होते हैं,
निर्वाचन तो होता है इनका, सॉरी, है ना, पर ये निर्वाचित नहीं होते किसी सदन से, ये क्या नहीं होते, निर्वाचित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर किसके पास पावर है ज़्यादा, तो ये राज्यसभा के उपसभापति के पास है, ठीक है। संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा के सदन वो और विपक्ष के नेता इसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं। फिर केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें भाग लेते हैं। तो इतने लोग मिलकर क्या करते हैं, एक NHRC को चुनते हैं, हमारे अध्यक्ष को चुनते हैं। अब कार्यकाल और हटना, ठीक है, क्या है कार्यकाल, क्या है 3 वर्ष और 70 वर्ष जो पहले हो जाए वो है। और 2019 से पहले क्या था, 5 वर्ष में था, ठीक है। पुनरावृत्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की पुनरावृत्ति के पार्ट उतरे, मतलब वो दोबारा से क्या हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं। हटाना, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन तभी जब सुप्रीम कोर्ट जांच करे और आरोप क्या हो, कदाचार और अक्षमता सही पाई जाए, तो तभी इनको क्या हो जाता है, हटाया जा सकता है। सीमाएं क्या है इसकी, तो लिमिटेशन भी है। आलोचक इसे दांतहीन बाघ की कहते हैं, क्योंकि देखो सिफारिश की प्रकृति, इसके फैसले बाध्यकारी नहीं होते। पहली बात तो इसके फैसले क्या नहीं होते, बाध्यकारी नहीं होते। यह केवल सरकार को सिफारिश कर सकता है, सजा नहीं दे सकता, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 1 वर्ष का नियम, मतलब 1 वर्ष से पुराने मामले नहीं देख सकते, ये 1 वर्ष से पुराने मामले नहीं देख सकते, या उन मामलों की जांच नहीं करते जो 1 वर्ष से पुराने हों, ठीक है, हो चुके हों। फिर जो अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, सेना द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में इनकी शक्तियां बहुत ही ज़्यादा सीमित है। यह केवल केंद्र से रिपोर्ट मांग सकता है, बस यही है। धन और स्टाफ तो इसमें पूर्ण तरीके से किस पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर निर्भर है, ठीक है। तो एक अगर आप इसका क्या करना चाहे, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मतलब एक अगर आप इसका रिकैप लेना चाहे तो क्या है, कार्यकाल 5 साल से हटाकर 3 साल कर दिया गया है, 2019 में संशोधन के बाद कर दिया गया, ठीक है। अध्यक्ष पद के लिए अब CGI नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या होते हैं, पात्र होते हैं। 2019 के बाद इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। मानवाधिकार विशेष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, और 3 में भी क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ये भी कब कर दिया गया, 2019 के संशोधन के बाद कर दिया गया। फिर पदेन सभा सदस्यों में बाल आयोग और दिव्यांग आयुक्त को भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2019 के बाद जोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, एक MCQ है, बहुत ही अच्छा एक MCQ है, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है, किसी पेपर में, तो ये आपके लिए लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका क्या करेंगे, आंसर जरूर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियरी रहा होगा। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियरी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।